कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अब हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। कि डेप्रिसिएशन आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें जो है वो एसिड की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है कि डेप्रिसिएशन आपकी जो है वो बैलेंस जो है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे आपकी फर्स्ट ईयर की वैल्यू जो है वो और होगी, सेकेंड ईयर की वैल्यू जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो चेंज हो जाती है। तो एक बुक वैल्यू होती है जो कि आपकी फाइनल प्राइस होती है। तो डेप्रिसिएशन आपकी हमेशा जो है वो बुक वैल्यू पे काउंट की जाती है, उसी पे कैलकुलेट की जाती है। तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है जी टी इज इक्वल टू सी 1 - R और एन। टी बेसिकली क्या होता है, ट्रेड इन वैल्यू और सेल प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि डेप्रिसिएट होने के बाद या डेप्रिसिएट होने से पहले जो आप अपना एसेट कोई सा भी एसेट सेल करने जाते हैं तो उस वक्त जो भी उसकी सेल प्राइस होगी वो आपकी ट्रेड वैल्यू होगी। देन वी हैव सी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट के उस एसेट की कॉस्ट प्राइस क्या थी जब आपने परचेज किया तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी। देन वी हैव आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एन एज यूजुअल टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड कितने सालों से वो एसेट आपके पास था। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो हमने फार्मूला पढ़ा वो तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास ट्रेड वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए दी जाए। लेकिन जब आपके पास ट्रेड वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो और आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, तो फिर उसके लिए हम जो है अपने फार्मूले को रिवर्स करेंगे। यानी कि देखिए हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास अभी था वो सी आपका डिवाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास जो फार्मूला रह जाएगा वो होगा आर इज इक्वल टू 1, फॉर्मूले का ही है माइनस √T/C और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इधर आ जाएंगे पार में। सो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने जाएंगे बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो आप फिर जो है वो इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। जबकि अगर आपको जो है वो ट्रेड इन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कही जाए तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है इसकी एक ही जो है वो क्वेश्चन गिवन है। कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्या पीस ऑफ मशीनरी उसकी कॉस्ट दी गई हुई है 1,10,000 रुपये, ठीक है, और एस्टिमेटेड उसकी यूजफुल लाइफ बताई गई है कि वो 5 साल चलेगी, जबकि उसकी ट्रेड इन वैल्यू यानी कि सेल प्राइस जो हमने अभी डिस्कस की थी वो 12,000 रुपये है। व्हाट डेप्रिसिएशन रेट शुड बी charge if it has been decided to apply the reducing balance method of charging depreciation। यानी कि इसके ऊपर जो है वो कौन सा डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो लगाया जाएगा और किस हिसाब से जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो है हमारा फॉर्मूला अवेलेबल है T इज इक्वल टू C1 - RN जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रेड इन वैल्यू उन्होंने गिवन थी कि 12,000 है और हमारे पास जो है कॉस्ट है इसकी 1,10,000 है। R हमें नहीं मालूम, वो हमने फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 5 हैं। मैंने आपसे R फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला शेयर किया था, वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आपके पास सारी चीज़ें गिवन हो तो आप इस फार्मूले के थ्रू भी R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये फिगर आएगी। रिमेंबर के आर कैलकुलेट करने के लिए हम जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए हम लॉग लेंगे। जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग की ये वैल्यू कैलकुलेट होगी और जो कि ये देखें 5 है, ये बेस में इधर आ जाएगा, 5 log 1 - R बन जाएगा। आगे मजीद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो इसकी बेस में चला जाएगा और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास 0.1925 रह जाएगा जो कि log 1 - R है। तो जब हमारे पास लॉग है तो यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे हमारी पूरी फिगर का। तो एंटी लॉग लेने से 0.1925 की वैल्यू ये रह गई और 1 - R है। तो अगेन R को हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस जो है वो 0.6419 की वैल्यू आएगी और 1 में से माइनस करें तो 0.358 की वैल्यू रह जाएगी। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम कभी रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 35.81 के हिसाब से है। तो आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 11 ही गिवन है जो है वो डेप्रिसिएशन मेथड के हवाले से है। मजीद इसके अलावा भी क्वेश्चन जो हैं वो किए जा सकते हैं और एग्जाम्पल को भी किया जा सकता है प्रैक्टिस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जिसकी हमने शुरू में बात की थी जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी। तो अब हम इसके प्रॉपर फॉर्मूला देखेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है जी ई रिप्रेजेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली 1 इज प्लस आई
रिप्रेजेंट इंटरेस्ट m-1। I है जी क्या, हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चल रहा होता है, और m है जी टाइम्स इन अ ईयर। हमने पीछे n पढ़ा था, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर m से डोनेट किया गया है। और ये याद रखिएगा कि जो आपका E होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमेशा I से बड़ा होगा। ये याद रखिएगा जब भी कभी आंसर आएगा। लेट सपोज अगर ये 2% आया, ये आपका 3-4% मस्ट होगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, यानी कि आपने इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उन्होंने कहा है जी फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट्स, यानी कि आपको इस तरह के रेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि आपके नॉमिनल हों। और 8% उन्होंने कंपाउंड सेमी एनुअली इंटरेस्ट दिया हुआ है, और सेकेंड क्वेश्चन में है 12%। तो हम सबसे पहले जो है अपनी ये ए वाला पार्ट जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अवेलेबल है 1 + IM-1। तो हमें सेमी एनुअली रेट दिया गया है। 8% को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, यानी कि m हमारे पास है जी 2। तो 2 सालों के लिए जो है वो है नंबर ऑफ 2 ईयर्स आगे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4% था तो 0.4 बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे, हम कभी भी डायरेक्ट 4% यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको पॉइंट्स में चेंज करके लिखेंगे। तो आपके पास ये आ गया 1.04 की पार्ट 2। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे हमारे पास ये रह जाएगा। तो हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी 0.0816, और अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाता है जी 8.16। और अगर आप याद करें तो हमारे पास जो है हमारा आई आया है 4%, और मैंने आपको पीछे ये रूल समझाया था कि आई हमेशा छोटा होता है ई से। तो ई हमारा आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 8%। तो इसी तरह से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा से बड़ा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेट्स की, कि अगर आपके पास जो है वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने सेम रिस्पेक्टिव रेट के हिसाब से आपने किए हैं और कंपाउंड अमाउंट आपके पास आ गई है, तो उसको जी इक्विवेलेंट रेट के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है कि जी 1 + x इज इक्वल टू 1 + I और m। जबकि ये 1 + x वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप देखें तो ये 1 + I जो है वो इक्विवेलेंट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। यानी कि आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताता है कि आपका नॉमिनल रेट और आपका इफेक्टिव रेट दोनों बराबर होते हैं।